तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे संरेख बिंदु यानी एक रेखीय बिंदु के बारे में। इससे पहले आपने समतल के गुण जाना था और ये भी जाना था कि दो बिंदुओं से होकर कितने समतल जाते हैं और तीन बिंदुओं से होकर कितने समतल जा सकते हैं, और उस पर रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग जानेंगे संरेख बिंदु यानी एक रेखीय बिंदु क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम जानेंगे कि रेखाखंड। कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको जान जाएंगे तब उसको पढ़ने में मजा आएगा। तो रेखाखंड, बेसिकली रेखाखंड होता है लाइन सेगमेंट। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा, रेखाखंड यानी किसी रेखा का टुकड़ा, किसी रेखा का टुकड़ा। जरा समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये रेखाखंड होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कागज है, मेरे पास यहाँ पर एक कागज है और इस कागज को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया। इस तरीके से अगर मैं इस कागज को मोड़ देता हूँ तो इस तरीके से मोड़ने के बाद मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक पतली सी लाइन बनी हुई है ना, लाइन नहीं कहना, लाइन कहना गलत होगा, लाइन सेगमेंट। जो पतली सी लकीर बनी है, यही लकीर क्या होती है? रेखाखंड। क्या होती है? रेखाखंड। एक आपका ये एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल आप और ये समझ सकते हैं, जैसे एक ये मान लीजिए मैंने एक धागा दिया, ये क्या है? ये धागा है, इस धागे का मैंने ले लिया। अब देखिए इस धागे, ये धागा भी क्या है? एक तरीके का रेखाखंड ही है। और इस धागे को मैंने जहाँ पर पकड़ा है, ये धागे का अंत बिंदु है। क्या है? अंत बिंदु। मतलब ये धागा इस साइड से इधर समाप्त हो जाता है और ये धागा इस साइड से इधर समाप्त हो जाता है। तो एक बात हमें ये समझ में आती है कि रेखाखंड का जो है दोनों ओर अंतिम बिंदु होता है। क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है। तो बेसिकली देखिए ये चित्र में मान लीजिए कागज को फोल्ड आप करोगे, तो जब आप फोल्ड करोगे तो कागज में इस तरीके के बीच में एक लकीर बनेगी। पक्की बात बनेगी ना? तो वो लकीर ही किसका प्रदर्शन कर रही है? मतलब क्या दिखा रही है, क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है कि ये जो लकीर है ये एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। अब जरा समझिए, चित्र में जो भी रेखाखंड बना है इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? आप लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर आप एक जो है सीधी लाइन खींच देंगे और इस पे तीर का निशान किसी और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेखाखंड का अंत होता है ना, तो ये जब तीर का निशान आप नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ये रेखाखंड का निशान माना जाएगा, क्योंकि ये समझा जाता है कि रेखा का इधर भी अंत है, इधर मतलब इधर ए पॉइंट पर अंत है, इधर बी पॉइंट पर अंत है। चाहे आप इसी रेखा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ए, तो ऊपर आप बस एक ऐसे छोटी सी क्या बोलते हैं लकीर खींच देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये क्या है? रेखाखंड। और तीर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका मतलब अलग होता है। तो मतलब अगर आपको रेखाखंड दर्शाना है कि एक रेखाखंड यानी एक रेखा का टुकड़ा है और वो ए बी है, तो ए बी के ऊपर बस आप सिंपल से एक लकीर इस टाइप की खींच देंगे तो वो रेखाखंड मानी जाएगी। वो देख कर ही बता देंगे रेखाखंड। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रेखा, रेखाखंड आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रेखा यानी लाइन क्या होती है। लाइन थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो जो रेखाखंड होती है वो लाइन का ही एक मतलब आपके रेखा का ही एक भाग होती है। रेखा का ही एक भाग होती है, मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। तो अगर आप रियल लाइफ में थोड़ा सा, जैसे रियल लाइफ में तो ये रेखा का मुझे एग्जांपल मिला नहीं, लेकिन आप फिर भी एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर आप रेल की पटरी पर बीचों बीच खड़े हो जाए, तो बीचों बीच अगर जहाँ मान लीजिए रेल की पटरी पर बीचों बीच आप यहाँ खड़े हो गए, तो इस पॉइंट से आप देखेंगे वो रेल की पटरी इधर अनंत तक फैली हुई है। मान लो उसका अंत तो होगा, लेकिन हम अपने समझने के लिए मान सकते हैं कि वो उस रेल की पटरी का अंत उधर भी नहीं होता ना उधर, दोनों दिशाओं में वो अनंत तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई? अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अब प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए मान सकते हैं कि दोनों ओर से वो अनंत तक फैली हुई है। तो इससे एक बात हमको ये पता चलती है कि रेखा जो होती है उसका ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है, वो अनंत तक दोनों दिशाओं में फैली होती है। और रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है उसी रेखा का जब हम एक भाग लेते हैं तो वही रेखाखंड होता है और उसमें अंत बिंदु होता है। तो रेखा देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक रेखा है आपकी। अब आप रेखा को कभी भी सिर्फ ऐसे खींच कर नहीं दर्शाएंगे, ये रेखाखंड हो जाएगा। रेखाखंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका अंत यहाँ पर है और इसका भी अंत यहाँ पर। मान लेते इसका अंत ए पॉइंट पर है और इसका अंत बी पॉइंट पर है। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों ओर तीर का निशान लगा हुआ है। तीर के निशान लगे होने का मतलब है कि ये ना तो इस डायरेक्शन में इस रेखा का अंत होगा और ना ही
इस डायरेक्शन में रेखा का अंत होगा। और ये रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हमने इस पर 2 बिंदु लिए हैं। तो एक बात यहाँ पर हमको ये समझ में आई कि रेखा जो होती अनंत तक दोनों दिशाओं में विस्तारित होती है, मतलब रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, जबकि रेखाखंड का अंतिम बिंदु होता है। अब एक बात समझिए, जब भी हमको रेखा को दर्शाना होता है तो उस पर जो भी पॉइंट होता है उसको हम ले लेते हैं ए बी, और उस पर हम लोग तीर का निशान लगाते हैं। वो तीर का निशान दोनों साइड होता है। क्यों दोनों साइड होता है? क्योंकि रेखा इधर भी अंत तक फैली हुई है और इधर भी अंत तक फैली हुई है, ये चीज आप जानते हैं। इसीलिए हम लोग इस पे जब भी दर्शाते हैं तो इस पे दोनों ओर तीर का निशान लगा देते हैं। जबकि रेखाखंड में ये बात नहीं थी, इसमें तीर का निशान क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि इसमें दोनों तरफ अंत होता था। आई होप फिर आपको ये समझ में आया होगा। और रेखा को हम एक तरीके से और दर्शाते हैं, जरा समझिए। आप चाहे ये रेखा कौन सी रेखा, पी क्यू रेखा, तो आप पी क्यू लिख कर उस पर तीर का निशान लगा सकते हैं। किसका निशान लगा सकते हैं? तीर का निशान लगा सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख दीजिए रेखा पी क्यू। अब कोई इतना फुर्सत नहीं बैठा है कि बार बार बड़ी बड़ी हिंदी लिखा है। मैथ में सिंबल का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि आप जो है बड़ी बड़ी हिंदी भाषा को लिखने से बचे। बार बार जैसे बराबर होता है तो बार बार आपको बराबर लिखना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए आपने इक्वल का साइन इजाद किया। इसी तरीके से रेखा पी क्यू ना लिखकर हम पी क्यू लिखकर ऊपर जो है दोनों साइड तीर का निशान बना देते हैं। इससे वो सामने वाले ये समझ जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, रेखा पी क्यू। और अगर आप दोनों साइड तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो वो रेखा पी क्यू ना समझकर रेखा खंड पी क्यू समझेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। और रेखा को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से भी दर्शाते हैं। जैसे अगर आपको ये पता है कि ये रेखा पी क्यू है तो आप सीधे ऐसे रेखा पी क्यू पर दोनों तरफ तीर का निशान बना दीजिए। और मान लीजिए इस रेखा पर कोई बिंदु नहीं दिया, तब आप इस रेखा को कैसे दर्शाएंगे? तब आप मान लेंगे ये सीधे कि एक रेखा एल है, आप इसी तरीके से रेखा एम मान सकते हैं, इसी तरह रेखा एन। तो इन सब डिस्कशन से हमारा कुछ पॉइंट निकल कर आ रहा है, उस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। रेखा और रेखाखंड से कि रेखा सीधी होती है। एक बात तो आपको पता है, रेखा सीधी होती है और दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। अपरिमित मतलब अनंत, मतलब रेखा सीधी होती है और उसका दोनों ओर अनंत तक विस्तार होता है। अपरिमित मतलब जिसको कोई परिभाषित ना किया जा सके, बताया ना जा सके कि कितना विस्तृत है, कितना फैली हुई है दोनों दिशाओं में। ठीक है, रेखा में अंत बिंदु नहीं होता, जाहिर सी बात है। ये देखिए रेखा में ना इधर अंत बिंदु होता, भाई इधर भी चलती जाएगी और इधर भी चलती जाएगी, तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे तो रेखाखंड क्या है, तो रेखा के किसी एक भाग को, जब इस रेखा का कोई आप एक भाग निकाल लेना, ये कोई एक भाग, जैसे ये भाग हमने यहाँ से तोड़ दिया, तो जब ये भाग तोड़ लेंगे आप, ये तो यही भाग ये भी हो गया, तो रेखा के एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे, जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, इसको आपको बताना है, सिंबल में लिखना है कि ये क्या कौन सी रेखा है, सिंबल लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ आर एस लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे, तीर का दोनों तरफ निशान लगाएंगे, रेखा है तो आप आर एस बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ये एम लिखा है तो आप यहाँ लिखेंगे कौन सी रेखा, ये रेखा एम है। जब आगे बड़े लेवल पे हम रेखा उखा बड़े सवाल करेंगे तो सीधे ऐसे लिखेंगे, तो ढेर सारी रेखा दे देगी तो हम सीधे लिख देंगे रेखा आर एस। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये रेखा, ये थोड़ा तिरछा बनाया तो समझने में हो सकता है दिक्कत, तो ये रेखा एफ ई है, तो आप हिंदी में मत लिखिए, सिंबल वाला यूज करिए ना, एफ और ई, ऊपर दोनों तरफ आप तीर का निशान लगा दीजिए, तो ये माना जाएगा रेखा एफ ई है। अब ये देखिए ये रेखा एक एन है, एक रेखा क्यू है, दोनों का प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, ओ है, तो आपको बस रेखा से मतलब है, तो यहाँ पर रेखा एन हो जाएगा, और कौन सी रेखा है, और रेखा आपकी हो जाएगी क्यू। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ये आपकी कौन सी रेखा होगी, रेखा पी। तो आई होप आपको रेखा और रेखा खंड में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आइए उसी से जुड़ी कड़ी किरण देखते हैं कि किरण क्या होता है। अनूप तो आइए अब हम जानते हैं किरण क्या होता है। किरण भी रेखा का एक पार्ट ही होता है, एक भाग ही होता है। देखिए जिस तरीके से आप जानते हैं कि रेखा में क्या होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता, दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है, और रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड में दोनों ओर अंत बिंदु होता है और ये रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक है, और उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ये मैंने बताया। अब देखिए किरण क्या होता है, किरण का जो होता है प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु पता नहीं होता। जैसे अगर आप एक मोमबत्ती ले ले, मोमबत्ती अगर रात के समय पे आप जलाएंगे तो आप पाएंगे कि मोमबत्ती कहाँ से जली है ये तो पता है, लेकिन अगर आप उसको जो है उसके प्रकाश बहुत फैला रहता है ना, जैसे मेरे हाथ में देखिए ये एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है।
अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट ये अभी रात का समय नहीं है ना, इसलिए आपको लग रहा है। आप कभी घरों में मोमबत्ती जलाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन ये पूरी जगह पर अगर फैल जाएगी तो आप इसका एंडिंग पॉइंट यानी अंत बिंदु नहीं बता पाएंगे। तो ये किरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रारंभिक बिंदु है और रात के समय आप देखेंगे तो आप इसका अंतिम बिंदु नहीं बता पाएंगे। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आप अगर मोबाइल की फ्लैश लाइट को भी देखें तो फ्लैश लाइट भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। कि अंतिम बिंदु आपको पता नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से ये भी, क्योंकि ये भी क्या है, किरण है, क्योंकि इसका भी प्रारंभिक बिंदु है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं है। आप एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आप सूर्य को ले सकते हैं। कैसे सूर्य को ले सकते हैं? सूर्य में भी अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो उसमें भी प्रारंभिक बिंदु होता है कि वो किरण कहाँ से निकली ये तो पता होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये नहीं पता होता। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा ये कहा है तो किरण क्या होती है? किरण जो होती है वो रेखा का एक पार्ट होता है। रेखा का एक पार्ट होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हमको पता होता है किंतु उसका अंतिम बिंदु हमको पता नहीं होता। तो जैसे देखिए ये आपके किरण है जिस पर ओ हमने क्या, इसका स्टार्टिंग पॉइंट या तो कहें प्रारंभिक बिंदु है और इस किरण पर एक बिंदु P है। अब किरण का ये निगमन बिंदु भी कहलाता है और ये किरण जो है अनंत तक जाएगी जिसका कोई भी अंत नहीं होगा, लेकिन एक छोर से ये फिक्स रहेगी हमेशा। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिलता है, किरण रेखा का एक भाग होता है। किरण भी क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है। कैसे होता है जरा समझिए। ये रेखा है, इस यहाँ पर एक ओ पॉइंट ले लीजिए, इसको बीच से तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ दिए तो ये क्या होगा, किरण ये अगर आप यहाँ से तोड़ देंगे इस रेखा को तो क्या होगा, ये रेखा किरण जो है रेखा का ही तो एक पार्ट यहाँ पर आया है, रेखा का ही एक पार्ट आया। तो किरण रेखा का एक भाग होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट या निगमन बिंदु भी कहते हैं होता है, परंतु अंत बिंदु नहीं होता। देखिए प्रारंभिक बिंदु है लेकिन अंत बिंदु नहीं है। तो आई होप आपको किरण समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। ये अब देखते हैं संरेख बिंदु या एक रेखीय बिंदु क्या होते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको एक रेखीय बिंदु क्यों कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर तीन बिंदु ले लिए हैं, कुछ तीन या तीन से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ए बी सी लिया है, मतलब 3 पॉइंट, और एक्स वाई जेड लिए हैं, इसी तरह पी क्यू आर लिया और ई एफ जी लिया। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ए बी सी जो है एक ही रेखा पर स्थित है और एक्स वाई जेड भी जो बिंदु हैं वो भी एक ही रेखा पर स्थित है। और पी क्यू इस वाले केस में अगर आप देखें तो पी क्यू उस रेखा पर स्थित है लेकिन आर उस रेखा पर स्थित नहीं है। इसी तरीके से इस वाले केस में आप देखेंगे तो पाएंगे एफ उस रेखा पर स्थित है लेकिन जी उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक बात समझिए, यदि अगर तीन बिंदु एक रेखा में स्थित हो, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक रेखा में स्थित हो तो वो संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेखीय बिंदु। और अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? असंरेखीय बिंदु, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मेरे पास ये कागज है और इस कागज को मैंने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया। इस कागज को मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब एक रेखा का निर्माण हुआ, और वो रेखा खंड हम जानते हैं लेकिन कुछ देर के लिए मान लीजिए वो रेखा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो टी यू वी इस रेखा पर स्थित है। ध्यान दीजिए, इस रेखा पर स्थित है तो वो क्या है? संरेखीय बिंदु है। क्या है? संरेखीय बिंदु। और अगर आप ध्यान देंगे एक्स वाई जेड उस रेखा पर स्थित नहीं है तो वो क्या? असंरेखीय बिंदु। अच्छा, अगर यू एक्स और वाई की बात किया जाए तो वो भी तीनों बिंदु की एक साथ बात करेंगे तो वो असंरेखीय होंगे, क्योंकि केवल यू जो है उस लाइन पर स्थित है लेकिन वाई जेड उस लाइन पर स्थित नहीं है, या यू कह ले एक्स और वी भी उस लाइन पर स्थित नहीं है। मतलब सीधा ये है बात बताने का कि अगर उस रेखा पर पूरे बिंदु लाइक कर रहे हैं तो वो संरेखीय और नहीं लाइक कर रहे हैं तो असंरेखीय, लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहीं पर देखिए मैंने एक परिभाषा लिखी हुई है कि एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक। अब 2 बिंदु की क्यों नहीं बात हुई, थोड़ा समझिए। क्योंकि 2 बिंदु आप कहीं पर भी ले लेना, चाहे आप लंदन में ले लें, एक इलाहाबाद में ले लें, दूसरा लंदन में ले लें, तो आप एक रेखा खींचेंगे ना, वो एक दूसरे को हमेशा मीट करेंगी, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वो 2 बिंदु, इसको रट लीजिए कि 2 बिंदु हमेशा एक रेखा में ही होते हैं। आप कितना खुरापात कर लीजिए वो एक रेखा में आ ही जाएंगे एक समय पे। ठीक है, तो हमेशा जब संरेख और असंरेख की बात किया जाए, असंरेख की जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें 3 बिंदु से ही लिया जाता है, क्योंकि 2 बिंदु तो हमेशा संरेख होते हैं। क्या होते हैं? संरेख होते हैं। तो यही बात है कि एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख या एक रेखीय बिंदु। अब समझ में आए एक रेखीय बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रेखा पर स्थित होते हैं। यदि वे सभी एक रेखा में स्थित हों तो संरेखी कब कहलाएंगे?
तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक रेखा में स्थित है तो वो समरेखीय होते हैं। इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं एक बिंदुगामी रेखाएं। ठीक है, ये क्या होती हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, एकदम शुरू से चलेंगे। ठीक है, अगर समतल पर कोई तीन रेखाएं लेने पर चार स्थितियों में कोई एक स्थिति ही संभव है। देखिए कैसे, अगर आप समतल पर कोई तीन रेखाएं लीजिए, कोई भी तीन रेखा वगैरह मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो तीन स्थिति में कोई एक स्थिति संभव होगी। पहली स्थिति क्या होगी भैया, तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। तीनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। समांतर मतलब एक दूसरे को कहीं पर ना काटें। तो देखिए LMN रेखा है जो तीनों को एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों एक दूसरे के समांतर हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, तीनों रेखाओं में कोई दो आपस में समांतर हो तथा तीसरी रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करे, मतलब दो समांतर हो, तीसरी वाली इनको काटे। तो एक कंडीशन हो सकता है तीन रेखा लाके आप इस तरीके से रख दें कि तीनों समांतर हो जाएं, और हो सकता है इस तरीके से रख दें कि दो समांतर रखें और एक तीसरी वाली इसको काटे। तो यहाँ LM समांतर और N जो है काट रही है। अब देखिए एक स्थिति और संभव है। एक स्थिति क्या संभव है, तीनों रेखाओं में कोई भी रेखा आपस में समांतर ना हो तथा उनमें से प्रत्येक दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। मतलब तीनों रेखाओं में कोई भी रेखा समांतर ना हो और एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटे। जैसे यहाँ पर देखिए LMN रेखा थी ना, तो ये एक दूसरे को एक P पर काट रही है, R पर काट रही है और एक Q पर काट रही है। तो इस तरीके से हो सकता है, आप इस तरीके से उसको रख सकते हैं तीन रेखाओं को, या इस तरीके से रख सकते हैं, या इस तरीके से रख सकते हैं। तो एक कंडीशन और संभव है और यही कंडीशन आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए तीन रेखाओं में कोई दो रेखा आपस में समांतर ना हो तथा तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक सर्वनिष्ठ क्या है, कॉमन, ठीक है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं एक कॉमन पॉइंट पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। जैसे तीनों रेखाओं LMN का कॉमन पॉइंट क्या है, P है, तो तीनों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करनी है, P पर प्रतिच्छेद करनी है। तो जरा समझिएगा कि एक ही तल ये मान लीजिए समतल में तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब देखिए एक तल पर तीन या तीन से अधिक, आप चाहे तो तीन ले लीजिए या तीन से ज्यादा ले सकते हैं, अगर वो एक बिंदु से होकर जाएं। देखिए यहाँ पर तीनों रेखाएं एक बिंदु से होकर जा रही है ना, तो ये क्या कैसी रेखाएं हो गई, बिंदुगामी रेखाएं। तीनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दो के लिए आप ये बात नहीं करेंगे। ये कंडीशन बिंदुगामी रेखाएं वाली कंडीशन तभी उत्पन्न होगी जब आप तीन रेखा ले ले और तीनों रेखा जो है एक उभयनिष्ठ यानी एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरे, तो वो कैसी रेखाएं होंगी, बिंदुगामी रेखाएं होंगी। और उनका जो उभयनिष्ठ पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपका संगमन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संगमन बिंदु। मतलब तीन रेखा होना चाहिए, तीनों रेखा एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो वो आपकी बिंदुगामी रेखाएं होंगी। और वो जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट होगा वो आपका संगमन बिंदु कहलाएगा। तो अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग इस पर कुछ सत्य और असत्य क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताइए। रेखा सीमित लंबाई की होती है, आप ही बताइए रेखा क्या सीमित लंबाई की होती है। ये मैंने आपको बताया ना, रेखा जो होती है दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है, तो क्या ये सीमित लंबाई की हो सकती है, कभी नहीं। तो दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए एक तल में दो रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती है, मतलब क्या एक दूसरे को हमेशा काटेंगे क्या, वो तो एक स्पेशल केस है कि वो एक दूसरे को काटें, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा काटें। ठीक है, ये एक स्पेशल केस हो सकता है, वो समांतर भी तो हो सकती है, एक केस ऐसा बन जा सकता है कि वो काटे ही ना। तो ये भी कथन दिया हुआ कथन क्या है, असत्य है, इसलिए हमने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये भी कथन असत्य है। देखिए आप अगर एक बिंदु मैं यहाँ ले लूं तो इससे कितनी भी रेखाएं इस बिंदु से खींची जा सकती हैं। देखिए यहाँ समझिए ये एक बिंदु है और इस बिंदु से अब कितनी भी रेखाएं गुजर सकती है ना, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। वैसे मैंने एक चीज बताया था वहां पर कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक ही रेखा केवल नहीं खींची जा सकती, इसलिए ये कथन भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये बात सत्य है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। भाई दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा तो खींची जा सकती है, और कोई रेखा तो आप खींच नहीं सकते इस पर। ठीक है, तो ये आपका कथन सत्य बात है। नेक्स्ट देखते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, भाई एक कंडीशन प्रतिच्छेदन वाली भी तो है, तो ऐसा तो कहना गलत होगा ना कि कभी नहीं मिलती, तो एक केस में मिलती भी हैं, तो ये कथन क्या है, असत्य है आपका। नेक्स्ट देखें। एक ही किरण में दो दिशाएं होती है, अभी मैंने बताया ना किरण क्या होती है, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो दो दिशाएं नहीं होती, केवल एक ही दिशा होता है, तो ये भी कथन क्या है आपका, असत्य है। नेक्स्ट देखिए। किसी तल में स्थित तीन या तीन से अधिक रेखाएं
रेखाएं एक बिंदुगामी होंगी यदि वे सभी रेखाएं उस तल में स्थित एक ही बिंदु से होकर जाएं। अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि 3 और 3 से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से होकर जाती हैं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदुगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग संगमन बिंदु कहते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं, तो ये कथन क्या है, सच है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।